नमस्कार दोस्तों मैं अभिषेक कर्ण एक बार फिर से आप सभी का कॉन्सेप्ट टाइम के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर स्वागत करता हूं और उम्मीद करता हूं कि आप अपने घरों पर सुरक्षित होंगे। दोस्तों हम एनसीईआरटी पढ़ रहे थे और आज हम चैप्टर जो पढ़ेंगे एनसीईआरटी का वो हम पढ़ेंगे एनसीईआरटी क्लास 7 चैप्टर नंबर 6। क्लास 7th का चैप्टर नंबर 5 हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं और इस वीडियो में हम चैप्टर नंबर 6 पढ़ेंगे। और चैप्टर नंबर 6 है क्या? भौतिक एवं रासायनिक परिवर्तन, फिजिकल एंड केमिकल चेंज। तो ये स्पेलिंग फिजिक्स लिखी है जबकि ये होगी फिजिकल, तो इसको थोड़ा सा सही कर लेना है। मैं इधर लिख दे रहा हूँ इसको PHYSICAL, यानी फिजिकल मतलब होता है भौतिक और केमिकल मतलब होता है रासायनिक। तो ये इस चैप्टर में हम समझेंगे कि हमारे चारों तरफ कौन से परिवर्तन होते हैं और उन परिवर्तनों को किस आधार पर हम भौतिक और रासायनिक या फिजिकल एंड केमिकल चेंज की कैटेगरी में डाल सकते हैं। तो ये चैप्टर बेसिकली हमें अपने चारों ओर होने वाले परिवर्तनों के बारे में बताएगा और बहुत सारी नई चीज़ें आपको यहाँ पर सीखने को मिलेंगी इस चैप्टर में जो शायद आपने पहले ना पढ़ी हो। तो बहुत इम्पॉर्टेंट चैप्टर है क्योंकि इससे डायरेक्ट पीसीएस में क्वेश्चन आया हुआ। मैं यूपी पीसीएस की बात करूं, एमपी पीसीएस की बात करूं, बिहार पीसीएस की बात करूं, तो आप देखोगे डायरेक्ट इस क्वेश्चन से आपको इस चैप्टर से क्वेश्चन मिलेंगे। और मैं सीधे जो एग्जामिनर होता है वो एनसीईआरटी से क्वेश्चन एग्जाम्पल उठा के रख देता है। तो अगर आप एनसीईआरटी के सारे एग्जाम्पल पढ़ लोगे तो उम्मीद है कि पेपर में आपको समस्या नहीं होगी। तो खैर बिना वक्त गवाए आगे बढ़ते हैं और हम समझते हैं कि आखिर ये फिजिकल एंड केमिकल चेंज या भौतिक और रासायनिक परिवर्तन का मतलब क्या है। तो सबसे पहला जो पॉइंट कह रहा है कि आपकी माताजी आपसे शीतल पेय पेय मतलब होता है ड्रिंक। तो आपकी माताजी आपसे शीतल पेय या ड्रिंक बनाने के लिए पानी में शक्कर घोलने के लिए कहती हैं। शक्कर का विलयन बनाना एक परिवर्तन है। जब आप किसी ग्लास में पानी लेकर उसमें शक्कर घोलते हो तो वो एक प्रकार का क्या है? परिवर्तन है। नेक्स्ट पॉइंट, दूध से दही जमना भी एक परिवर्तन है। जैसे आपको पता है कि दूध से दही जम जाता है तो वो क्या होता है, जो दूध होता है वो क्या होता है, वो दूध आप देखते हो लिक्विड फॉर्म में होता है, लेकिन जब दही जम जाता है तो वो सेमी सॉलिड या सॉलिड फॉर्म में हो जाता है। तो क्या हो रहा है, दूध से दही जमाना क्या हो गया? एक प्रकार का परिवर्तन है। इसी तरह हम देखें कि दूध कभी कभी खट्टा हो जाता है, जिसे हम सामान्य भाषा में कहते हैं कि दूध फट गया। तो दूध का खट्टा होना भी एक प्रकार का परिवर्तन है। इसी तरह आप कभी कभी रबड़ बैंड को खींचते हो, यहाँ पर लिखा हुआ है खींचा हुआ रबड़ बैंड। तो जब आप किसी रबड़ बैंड को खींचते हो तो वो भी एक प्रकार का क्या है? वो भी एक प्रकार का परिवर्तन है। ठीक है ना। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट कह रहा है कि व्यापक रूप से यह परिवर्तन दो प्रकार के होते हैं, भौतिक और रासायनिक। इसको हम एक लाइन में कह सकते हैं कि हमारे चारों ओर जितने भी परिवर्तन होते हैं उन्हें सामान्यतः हम दो कैटेगरी में डाल सकते हैं। पहला भौतिक या फिजिकल, सेकंड क्या होगा? रासायनिक या केमिकल। तो हमें ये समझने हैं कि कौन से परिवर्तन ऐसे हैं जो भौतिक या फिजिकल हैं और कौन से ऐसे परिवर्तन हैं जो रासायनिक या केमिकल हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कौन से परिवर्तनों की? सबसे पहले हम इस चैप्टर में बात करेंगे भौतिक परिवर्तन या फिजिकल चेंज की। तो चलिए इसको देखते हैं। सबसे पहले अगर हम पहला पॉइंट भौतिक परिवर्तन या फिजिकल चेंज के अंतर्गत देखें तो पहला पॉइंट क्या कह रहा है कि पदार्थ के आकार, साइज, रंग और अवस्था जैसे गुण उसके भौतिक गुण कहलाते हैं। किसी भी पदार्थ का, जैसे ये मैंने क्या ले रखा है, ये मैंने मार्कर ले रखा है, तो इसका क्या है? इसका जो आकार है ये इसका भौतिक गुण है। ठीक है। जैसे मनुष्य में कोई व्यक्ति 6 फुट का होता है, कोई 5.5 फुट का होता है, तो उसका आकार है वो उसकी लंबाई क्या है? तो वो उसका एक भौतिक गुण है। इसी तरह अगर मैं इस मार्कर की बात करूं तो इसका आकार इसका एक भौतिक गुण है। इसी प्रकार साइज की बात कर ले तो वो भी एक भौतिक गुण है। अगर मैं कहूं कि ये जो मार्कर है ये ब्लैक कलर का है तो इसका रंग भी क्या है? इसका भौतिक गुण है। उसके पश्चात अवस्था, मतलब ये मार्कर सॉलिड है या लिक्विड है या गैस है, यानी ठोस है, तरल है या गैस है।
तो चूंकि हमें पता है कि ये मार्कर क्या है, ये मार्कर ठोस है, तो हमें किसी पदार्थ की अगर अवस्था पता है तो वो उस पदार्थ के भौतिक गुण कहलाते हैं। मतलब कोई भी पदार्थ आप ले लो, अपने चारों ओर देखो, अगर उसका आकार, उसके आप साइज की बात कर रहे हो, उसके रंग की बात कर रहे हो, उसकी अवस्था सॉलिड लिक्विड गैस की बात कर रहे हो, ये सारे गुण उस पदार्थ के क्या हैं, भौतिक गुण कहलाते हैं। ठीक है ना। पहली चीज, भौतिक परिवर्तन आप तभी समझ पाओगे जब आपको भौतिक गुण समझ में आ गया हो। नेक्स्ट पॉइंट, वह परिवर्तन जिसमें किसी पदार्थ के भौतिक गुणों में परिवर्तन हो उसे क्या कहा जाता है, भौतिक परिवर्तन कहा जाता है। यानी कह रहा है कि वह परिवर्तन जिसमें किसी पदार्थ के भौतिक गुणों में परिवर्तन हो वो क्या कहलाता है, भौतिक परिवर्तन कहलाता है। भौतिक गुणों में परिवर्तन का तात्पर्य हुआ कि किसी भी पदार्थ के जो भौतिक गुण है, चाहे वो उसका आकार हो, अगर हम इसको बीच से काट दें तो ये एक प्रकार का भौतिक परिवर्तन है, क्योंकि ये इसके आकार और साइज में परिवर्तन हो रहा है। अगर हम इस ब्लैक मार्कर को वाइट पेंट कर दें तो इसके भौतिक परिवर्तन हो गया। अगर हम इसको क्या करें और इसकी अवस्था को चेंज करना चाहें, इसको गर्म करें और इतना गर्म करें कि इसको सेमी लिक्विड कंडीशन में ले आएँ, गला दें, तो क्या हो रहा है, ये सारे परिवर्तन पदार्थ के भौतिक गुणों में परिवर्तन है। और चूंकि ये पदार्थ के भौतिक गुणों में परिवर्तन है, इसलिए इन परिवर्तनों को भौतिक परिवर्तन कहा जाता है। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट पॉइंट, भौतिक परिवर्तन सामान्यतः उत्क्रमणीय होता है। यानी हम कह सकते हैं कि भौतिक परिवर्तन सामान्यतः रिवर्सिबल होता है। रिवर्सिबल या उत्क्रमणीय का मतलब कि आपने परिवर्तन किया, मान लिया कोई एक पदार्थ था, उस ए पदार्थ को आपने बी पदार्थ में बदल दिया, तो ये हमेशा क्या होगा, बी से फिर से ए बन जाएगा। कैसे बताते हैं, हम बात करते हैं। इसका एग्जाम्पल भी नीचे दिया होगा, आइए इसी से समझ लेते हैं एग्जाम्पल से, कि भौतिक परिवर्तन सामान्यतः रिवर्सिबल या उत्क्रमणीय होता है। उत्क्रमणीय या रिवर्सिबल का मतलब कि आपने ए से बी बनाया और बी से आप फिर ए बना सकते हो। तो ये कैसे होता है समझते हैं। ऐसे परिवर्तन में कोई नया पदार्थ नहीं बनता है, उसकी बात अभी बाद में करेंगे। चलिए यहाँ पहले देख लेते हैं, आप इससे कनेक्ट करिए। भौतिक परिवर्तन सामान्यतः रिवर्सिबल या उत्क्रमणीय होता है। पानी है, वाटर है, आप क्या करोगे, पानी को ठंडा करोगे तो बर्फ बन जाएगी, ठीक है। और बर्फ को, तो ये क्या हुआ, एक प्रकार से देखिए, अगर ये वाटर है तो ये पदार्थ की अवस्था कौन सी है, ये पदार्थ की लिक्विड अवस्था है। इस पानी को आपने ठंडा किया, इसका तापमान कम करने का प्रयास किया, तो ये क्या हो गया, पदार्थ की लिक्विड से सॉलिड स्टेज बन गई। क्या बन गई, सॉलिड स्टेज बन गई, ठीक है ना। अब इसी सॉलिड स्टेज या आइस या बर्फ को क्या हुआ, ये एक तो पहली बात तो यहाँ पर ये वाटर से आइस में परिवर्तन क्या है, भौतिक परिवर्तन है। क्यों, क्योंकि लिक्विड से सॉलिड जो परिवर्तन हुआ है वो पदार्थ की अवस्था में परिवर्तन हुआ है, ठीक है ना। तो ये भौतिक परिवर्तन इससे तय है। दूसरी बात कह रहा है कि भौतिक परिवर्तन सामान्यतः रिवर्सिबल या उत्क्रमणीय होता है। उत्क्रमणीय का मतलब कि जो नया पदार्थ बनाया है उसको अगर हम पलट दें तो पुराना पदार्थ प्राप्त हो जाएगा, ठीक है। वाटर से आपने पानी को ठंडा वातावरण प्रदान किया, पानी बर्फ बन गया, और बर्फ को फिर से आपने उष्मा दी तो बर्फ क्या बन गई, वाटर। तो पता चला उत्क्रमणीय का मतलब पानी से बर्फ बना, ठीक है। तो एक डायरेक्शन में रिएक्शन हुई, और मतलब पानी से अगर बर्फ बना, रिएक्शन कहना उचित नहीं है यहाँ पर क्योंकि हम आगे केमिकल चेंज भी पढ़ेंगे। पानी से जब बर्फ बना तो क्या अवस्था में परिवर्तन हुआ, और फिर जब बर्फ से पानी बन गया तो जहाँ से शुरुआत हुई थी वहाँ फिर पहुँच गए, और यही क्रिया क्या कहलाती है, उत्क्रमणीय रिवर्सिबल कहा जाता है। पहली चीज़, ऐसे परिवर्तन में कोई नया पदार्थ नहीं बनता है, ठीक है ना। देखिए, वाटर से आपने आइस बनाया और आइस से फिर वाटर बना दिया, ये सारे वाटर के ही रूप हैं, चाहे वो वाटर हो, आइस हो, या वाटर फिर बने, या आप कह लो वाटर वेपर, या पानी को गर्म करके जलवाष्प बना दो, ये सारे तीनों ही क्या हैं, जल के रूप हैं, कोई भी नया पदार्थ नहीं है। जैसे मैं एक और एग्जांपल दे रहा हूँ कि अगर आप वाटर है, ठीक है, वहाँ पर आपने वाटर को ठंडा किया, आइस बन गई, आप वाटर को गर्म कर दो, वाटर वेपर या जलवाष्प बन जाएगी, वाटर वेपर या हिंदी में कहेंगे जलवाष्प बन जाएगी। तो ठीक है, तो ये क्या हुआ, वाटर लिक्विड फॉर्म में था, जलवाष्प गैस फॉर्म में आ गई। और अगर आप फिर से इस वाटर वेपर को ठंडा कर दो तो क्या बन जाएगा, वाटर बन जाएगा।
तो सेम रिएक्शन, एक ये भी एग्जाम्पल हो गया कि जैसे पानी से बर्फ, बर्फ से पानी किसका एग्जाम्पल है, एक उत्क्रमणी एग्जाम्पल है, रिवर्सिबल एग्जाम्पल है, वैसे ये भी एक रिवर्सिबल एग्जाम्पल है। वाटर से वाटर वेपर और फिर वाटर वेपर को ठंडा करेंगे तो वाटर, ये भी रिवर्सिबल एग्जाम्पल है। और यहाँ पर ये समझना होगा इन सारे उदाहरणों में कि ये कौन से परिवर्तन है, ये सारे परिवर्तन भौतिक परिवर्तन है। क्यों परिवर्तन है? क्योंकि इसमें कोई भी नया पदार्थ नहीं बन रहा है, सिर्फ पदार्थ के किस में परिवर्तन हो रहा है, अवस्था में परिवर्तन हो रहा है, केवल सॉलिड से लिक्विड, लिक्विड से सॉलिड। ऐसे ही आप साइज का भी एग्जाम्पल चेक कर सकते हो। आप नमक के बड़े टुकड़े लो, उनको अगर आप छोटे छोटे टुकड़ों में परिवर्तित कर दो तो वो भी भौतिक परिवर्तन है, और उसमें भी नमक के बड़े टुकड़े से छोटा टुकड़ा बनेगा, कोई परिवर्तन नहीं होगा। आप शक्कर को पीस लो तो शक्कर के बड़े क्रिस्टल से आप छोटे छोटे एकदम बारीक क्रिस्टल बना दोगे या बारीक उसको पीस दोगे, तो वो क्या हो रहा है, वो उसके साइज या अमाप में परिवर्तन है। शक्कर आप पीस के यूज़ करो या क्रिस्टल फॉर्म में यूज़ करो, कोई भी परिवर्तन नहीं होगा, कोई भी नया पदार्थ नहीं बनेगा। तो कंक्लूजन ऑफ द स्टोरी इज दैट कि फिजिकल जो भी चेंज होते हैं उसमें कोई नया पदार्थ नहीं बनता है, पहली चीज़। दूसरी चीज़, उत्क्रमणीय या रिवर्सिबल प्रोसेस होती है, ठीक है, और इसमें भौतिक गुणों में परिवर्तन होता है। उम्मीद है आपका कॉन्सेप्ट ये बिल्कुल चेंज हो गया। याद रखिएगा, एग्जाम्पल पूछे जाते हैं एग्जाम में। अब हमें पढ़ना है, पहला परिवर्तन हमने पढ़ लिया, भौतिक परिवर्तन, फिजिकल चेंज। अब हमें पढ़ना है रासायनिक परिवर्तन या केमिकल चेंज। अब ये केमिकल चेंज क्या होता है इसको समझिए। कह रहा है वह परिवर्तन जिसमें एक या एक से अधिक नए पदार्थ बनते हैं। कह रहा है कि वह परिवर्तन जिसमें एक या एक से अधिक नए पदार्थ बन जाए रासायनिक परिवर्तन कहलाता है। हमने पीछे पढ़ा था कि भौतिक परिवर्तन में कोई भी नया पदार्थ नहीं बनता है। यहाँ पर हम क्या पढ़ रहे हैं कि एक, अगर रासायनिक परिवर्तन हम उन्हीं को बोलेंगे जिसमें कुछ नया पदार्थ बने, ठीक है ना। तो पहली चीज़ याद रखिएगा। दूसरी चीज़, रासायनिक परिवर्तन को रासायनिक अभिक्रिया भी कहते हैं, केमिकल रिएक्शन भी कहते हैं। सामान्यतः जितने भी रासायनिक परिवर्तन होते हैं वो रासायनिक प्रक्रिया के दौर से गुजरते हैं या उन्हें हम रासायनिक प्रक्रिया के रूप में दिखा सकते हैं। नेक्स्ट लाइन, रासायनिक परिवर्तन हमारे जीवन में अत्यधिक महत्वपूर्ण होते हैं। सीधी सी बात है, जब नए पदार्थ बनाने के लिए, कोई भी नया पदार्थ बनाना है तो रासायनिक परिवर्तन करना पड़ेगा। इसलिए रासायनिक परिवर्तन जो है हमारे जीवन के लिए बहुत उपयोगी हैं। और ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि रासायनिक परिवर्तन ज़्यादा उपयोगी हैं या कम उपयोगी। तो याद रखिएगा कि रासायनिक परिवर्तन वन लाइनर के फॉर्म में बहुत बेहतर क्वेश्चन बनता है कि हमारे जीवन में अत्यधिक महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट पॉइंट, सभी नए पदार्थ रासायनिक परिवर्तन के परिणाम स्वरूप बनते हैं। बहुत अच्छा क्वेश्चन इस लाइन से बन रहा है। जितने भी नए पदार्थ आप बनाओगे वो किससे बनेंगे, वो रासायनिक परिवर्तन से ही बनेंगे। और यहाँ से बढ़िया सा पीसीएस का क्वेश्चन बनता है। कैसे? पहला कथन दिया जाएगा कि हमारे चारों ओर होने वाले परिवर्तनों के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार करो, जिसमें पहला कथन होगा कि भौतिक परिवर्तन जो है वो नए पदार्थ को जन्म देते हैं। दूसरा होगा रासायनिक परिवर्तन नए पदार्थ को जन्म नहीं देते हैं। तो ये मैंने उल्टे बोले हैं, दोनों कथन गलत हैं। तो याद रखिएगा, जो नए पदार्थ बनते हैं वो रासायनिक परिवर्तनों से बनते हैं। अब उदाहरण समझिए रासायनिक परिवर्तन से। भोजन का पाचन, जब आप भोजन ग्रहण करते हो मुख गुहिका से, बकल कैविटी से, माउथ कैविटी से, तो आप क्या देखते हो कि जैसे आप मुख गुहिका से मुंह से खाना लेते हो तो वो एसोफेगस फूड पाइप के द्वारा वो जो स्टमक में पहुंचता है और पाचन की क्रिया शुरू होती है। तो जैसे आप देखोगे कि आप पाचन की क्रिया तो आपके मुंह से ही शुरू हो जाती है, लार के द्वारा। तो पाचन भोजन का होता है। तो जो भी आप फूड लेते हो, भोजन लेते हो, तो भोजन के पाचन से क्या बनता है, भोजन के पाचन से आपको पता है कि कार्बोहाइड्रेट बनता है, या हम कहें कि ग्लूकोज, कार्बोहाइड्रेट या ग्लूकोज हम कह सकते हैं। तो क्या इस कार्बोहाइड्रेट या ग्लूकोज से आप दोबारा भोजन बना सकते हो? नहीं बना सकते हो। और नया पदार्थ बना, आपने दाल चावल सब्जी रोटी खाई और आपको ग्लूकोज मिला, तो क्या आप इस ग्लूकोज से वापस भोजन बना सकते हो? नहीं बना सकते हो। दूसरी चीज, भोजन से ग्लूकोज दोनों अलग अलग पदार्थ हैं, दोनों नई अलग अलग चीजें हैं। तो सभी नए पदार्थ रासायनिक परिवर्तन के परिणाम स्वरूप ही बनते हैं। ये जो ग्लूकोज या कार्बोहाइड्रेट बन रहा है, ये क्या है,
ये नए पदार्थ हैं, पहली चीज़। दूसरी, फलों का पकना। आपने कच्चे आम देखे होंगे जिन्हें यूपी में सामान्यतः गांव की भाषा में अमिया बोला जाता है, अम्बिया। अब आम जब पक जाता है तो क्या जो आम पका है, पहली बात तो उसमें बहुत परिवर्तन हो जाता है आम पकने के बाद। अब क्या पके आम को आप फिर से अम्बिया बना सकते हो या कच्चा आम बना सकते हो? नहीं बना सकते हो। तो ये भी क्या हुआ, रासायनिक परिवर्तन हुआ। अंगूर का किण्वन, किण्वन एक प्रोसेस होती है जिसके द्वारा अंगूरों से शराब बनाई जाती है। तो क्या अगर आप अंगूर का किण्वन कर दो और शराब बना दो तो क्या आप उस शराब से दोबारा अंगूर बना सकते हो? नहीं बना सकते हो। यानी ये रिवर्सिबल या उत्क्रमणीय नहीं है, अनुत्क्रमणीय है, पहली चीज। दूसरी चीज कि अंगूर से आपने किण्वन द्वारा शराब बना दी तो पहली चीज ये हो गई कि इसको पलट नहीं सकते हो, और शराब एक प्रकार का नया पदार्थ है। तो यहाँ पर भी प्रूफ हो रहा है कि नए पदार्थ बनते हैं। तो ये आपको याद रखना, ये याद रखिएगा, ये बुक में दिए गए हैं एग्जाम्पल एनसीईआरटी में, और एग्जाम में डायरेक्ट ये पूछ देंगे कि निम्नलिखित में से कौन से रासायनिक परिवर्तनों के उदाहरण हैं। इसमें ये दे देंगे, ये दे देंगे, ये दे देंगे 3, और एक भौतिक परिवर्तन का डाल देंगे। तो आपको चुनना होगा। तो याद रखिएगा, भोजन का पाचन, याद रखिए कि जिन चीज़ों को आप वापस पलट नहीं सकते हो वो रासायनिक परिवर्तन है। क्या जो भोजन पच गया है, जो कार्बोहाइड्रेट ग्लूकोज के फॉर्म में आ चुका है, उसको आप फिर से सब्जी रोटी में बदल सकते हो? नहीं बदल सकते हो। जो फल पक गए हैं, क्या उनको आप फिर से कच्चा कर सकते हो? नहीं कर सकते हो। अंगूर का किण्वन करके अगर आपने शराब बना लिया, कोई भी ऐसा नशीला द्रव्य बना लिया, तो क्या आप उससे फिर से अंगूर बना सकते हो? नहीं बना सकते हो। तो सीधी सी बात है, यही अंतर है भौतिक और रासायनिक परिवर्तन में। तो सबसे बड़ा अंतर क्या होगा कि पहला अंतर ये हो गया, सबसे बड़ा याद रखिएगा कि नया पदार्थ इससे बनता है, रासायनिक से, ठीक है, और उससे नया पदार्थ नहीं बनता है। अब आगे बढ़ते हैं। ठीक है ना। उपयोगी नए पदार्थ जैसे प्लास्टिक, डिटर्जेंट या अपमार्जक जिसे हिंदी में कहते हैं, को रासायनिक अभिक्रियाओं के द्वारा ही बनाया जाता है। तो ये जितने भी आप यूज़ करते हो, प्लास्टिक या डिटर्जेंट यूज़ करते हो कपड़े धुलने में, इन सभी को कैसे बनाया जाता है? सभी को केमिकल रिएक्शन या रासायनिक प्रक्रिया द्वारा ही बनाया जाता है, और ये सभी एक प्रकार के नए पदार्थ हैं। याद रखिएगा, रासायनिक परिवर्तन में एक या एक से अधिक नए पदार्थ बनते हैं। ये हमें देखना है, अभी हम आगे देखेंगे एग्जाम्पल के द्वारा, कि जो भी रासायनिक परिवर्तन होते हैं उसमें एक से एक मतलब नए पदार्थ बनेंगे, और कैसे बनेंगे अभी हम देखेंगे। एग्जाम्पल हम समझेंगे पटाखे का। नेक्स्ट पॉइंट, नए उत्पादों पदार्थों के अतिरिक्त रासायनिक परिवर्तन में निम्न घटनाएं भी होती हैं। ठीक है, हो सकती हैं या होती हैं। अब हम देखेंगे कि रासायनिक जो परिवर्तन होता है उसमें कौन सी घटनाएं हो सकती हैं। देखिए, रासायनिक परिवर्तन की मैं घटनाएं तो बता रहा हूं, लेकिन इस घटना को जानने से पहले आप अपने दिमाग में पटाखे, आप दिवाली में, दीपावली में पटाखे दगाते होंगे, तो ये सारा डिस्कस करने से पहले आप अपने दिमाग में पटाखों को रख लीजिए और सारा कुछ पटाखों से मैच कर जाएगा। पहला पॉइंट कह रहा है कि उष्मा, पटाखे को आप दबाते हो तो उष्मा निकलती है, प्रकाश होता है, अथवा किसी अन्य प्रकार का विकिरण, निर्मुक्त होना। जब रासायनिक परिवर्तन, देखिए ऊपर क्या कह रहा है, पहले ये समझ लीजिए, हेडिंग देख लीजिए हम किस चीज़ को क्यों डिस्कस कर रहे हैं। ये कह रहा है कि नए उत्पादों, जब रासायनिक परिवर्तन होते हैं तो उसमें नए पदार्थों के अतिरिक्त कुछ और भी घटनाएं होती हैं, और वो घटनाएं कौन से होती हैं, चलिए उसको भी देख लेते हैं। एक मिनट। उष्मा, आपने पटाखा दगाया तो क्या होगा, उष्मा उससे निकलेगी, सीधी सी बात है। इसी तरह आप देखोगे प्रकाश निकलेगा, तथा आप देखोगे अन्य बहुत प्रकार के पटाखों से पॉल्यूशन या विकिरण निकलता है जो मानव स्वास्थ्य के, अगर पराबैंगनी देख रहे हो, पराबैंगनी विकिरण निकलता है तो वो नुकसान भी करता है। तो ये पटाखों को ध्यान में रखिए, सब कुछ मैच हो जाएगा। फिर अगर आप पटाखों को दगाते हो तो ध्वनि का उत्सर्जन होता है, वो दगते हैं। इसी तरह आप देखोगे जब पटाखे को दगाते हो तो गंध में परिवर्तन होता है, या कोई नई प्रकार की बारूद की गंध आती है, तो वो भी यहाँ पर हो रहा है। कभी कभी आप देखोगे कि रंग में परिवर्तन भी होता है। ठीक है, इसी प्रकार आप देखते हो कि जब आप पटाखे दगाते हो तो आसपास की क्या होगा, कोई नई गैस बन जाती है, या किसी गैस उससे तरह तरह की विसर्जित होती हैं, रिएक्शन होती है। तो याद रखिएगा
ये लगभग जो भी विशेषताएं दी गई हैं ये रासायनिक परिवर्तनों की दी गई हैं। जैसे अगर रासायनिक परिवर्तन में ऊष्मा निकलती है, प्रकाश निकलती है, कई प्रकार के विकिरण उत्सर्जित होते हैं, इसी प्रकार ध्वनि उत्पन्न होती है, गंध में परिवर्तन हो जाता है, रंग में परिवर्तन हो जाता है, या कि कोई गैस बन जाती है। तो पटाखों में भी गैसें बनती हैं, तो याद रखिएगा ये सारी बातें। अब हम अगर आगे आए तो हम अब देखते हैं चलिए अब अगर हम देखें तो कह रहा है कि कोयला, लकड़ी अथवा पत्तियों का जलना भी एक प्रकार का रासायनिक परिवर्तन है। कोई भी पदार्थ अगर आप कहीं भी जलने की बात आ जाए तो जलना हमेशा ही एक रासायनिक परिवर्तन होता है, चाहे वो कोयले को जलाया जाए, लकड़ी को जलाया जाए या पत्तियों को जलाया जाए। तो कोयला, लकड़ी अथवा पत्तियों का जलना एक प्रकार का रासायनिक परिवर्तन है। वास्तव में किसी भी, देखिए लिखा भी हुआ है, किसी भी पदार्थ का जलना एक रासायनिक परिवर्तन है। आप किसी भी पदार्थ को जलाओ, उसका जलना एक प्रकार का रासायनिक परिवर्तन है। क्यों है अभी समझते हैं। देखिए पटाखों को हम जला रहे हैं तो पटाखों का विस्फोट एक प्रकार का रासायनिक परिवर्तन है। और बहुत बेहतरीन क्वेश्चन एग्जाम के लिए, यूपीपीसीएस एग्जाम के लिए या अन्य छोटे एग्जाम्स के लिए, वनडे एग्जाम्स के लिए, कि पटाखों का विस्फोटक या विस्फोटक, पटाखों का विस्फोट एक अन्य रासायनिक परिवर्तन है। आप जानते हैं कि ऐसे विस्फोट से, देखिए लिखा भी हुआ है, ऊष्मा, प्रकाश, ध्वनि और अरुचिकर गैसें उत्पन्न होती। अरुचिकर मतलब जो नुकसान पहुंचाती हैं, जो मनुष्य को नुकसान पहुंचाती, उत्पन्न होती हैं, जो वायुमंडल को प्रदूषित करती हैं। तो पटाखों का विस्फोट एक प्रकार का रासायनिक परिवर्तन है। क्यों? क्योंकि इसमें रासायनिक परिवर्तन की विशेषताएं पाई जाती हैं। हमने ऊपर पढ़ा, ऊष्मा उत्सर्जित हो रही, प्रकाश उत्सर्जित हो रहा, उत्पन्न हो रहा है, ध्वनि उत्पन्न हो रही है और अरुचिकर गैसें भी उससे उत्सर्जित होती हैं। इसी तरह एक बढ़िया सा एग्जाम्पल आपने देखा होगा, यदि सेब जो फल आप खाते हो, काटने के बाद तत्काल ना खा लिया जाए तो उसके कटे हुए टुकड़े भूरे रंग के हो जाते हैं। आप कभी सेब को काटकर प्लेट में रख दीजिए, कुछ देर बाद आप देखोगे तो क्या होगा, वहाँ पर एक प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया होगी और उसमें भूरे रंग हो जाएगा। सेब की जो आपकी कलियाँ रखी होंगी उसमें जो सफ़ेद वाला भाग होगा उसमें ब्राउन कलर का कलर फैल जाता है। ऐसी प्रत्येक स्थिति में रंग परिवर्तन वास्तव में किसी नए पदार्थ अथवा पदार्थ के कारण होता है। कह रहा है कि ऐसी प्रत्येक स्थिति में जो रंग परिवर्तन सेब में हुआ है वो किसी नए पदार्थ के बनने के कारण होता है। तो याद रखिएगा, जब सेब को आपको काट कर रखते हो और उस पर ब्राउन हो जाता है तो क्या है, एक प्रकार का रासायनिक परिवर्तन है और उसमें कोई नया पदार्थ बनता है। तो ये बात हो गई। अब हमें समझना है लोहे में जंग लगना। तो लोहे और जंग का जो मामला है यूपीपीसीएस में कई बार इससे डायरेक्ट क्वेश्चन आ चुका है जंग से रिलेटेड। तो ये ध्यान से समझ लीजिए, और इसमें सब कुछ दिया हुआ है, इससे बाहर से क्वेश्चन पूछा ही नहीं जा सकता है, ठीक है ना। बस एक क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है कि लोहे में जंग लगने के बाद लोहे का भार हल्का हो जाता है या भारी हो जाता है। तो याद रखिएगा, लोहे का भार जंग लगने के बाद बढ़ जाता है, ठीक है ना। तो चलिए उसको छोड़ते हैं, पहले ये देखते हैं रस्टिंग ऑफ आयरन या लोहे में जंग लगना। कह रहा है कि जंग लगने की प्रक्रिया को निम्नलिखित समीकरण द्वारा व्यक्त किया जा सकता है। इसको बाद में करते हैं, सामान्य शब्दों में आपको बता देता हूँ जंग लगती कैसे। अगर आप लोहे को किसी ऐसी जगह पर रख दो जहाँ पर उसको आसानी से नमी मिल जाए और ऑक्सीजन मिल जाए, ठीक है ना, तो वहाँ पर लोहे में जंग लग जाती। पूरी हम रिएक्शन पढ़ेंगे नीचे अभी आयरन ऑक्साइड वाली। बस सामान्य शब्दों में ये समझ लो, आपके घर के बाहर खुले आसमान के नीचे अगर आपने कोई लोहा रखा होगा, खासकर गांव में जो जुताई उताई के उपकरण होते हैं खेतों में लोहे के वो रखे रहते हैं, और आप देखते हो उसमें जंग लग जाता है। क्यों लगता है? क्योंकि वो खुले आसमान के नीचे रखे होते हैं, बारिश होती है, उनको नमी मिल जाती है, पानी मिल जाता है, और हमारे वायुमंडल में ऑक्सीजन होती है, हमने पढ़ा हुआ है पीछे। तो वायुमंडल जैसे उसको नमी या जल मिला और ऑक्सीजन मिली, तुरंत क्या होगा, लोहा जो होता है रिएक्शन कर लेता है और आयरन ऑक्साइड बना देता है। और यही आयरन ऑक्साइड क्या है, जंग है, जो लोहे के ऊपर ब्राउन कलर की आपने देखा होगा लगी रहती है। तो हम देखते हैं, सबसे पहले रिएक्शन देख लेते हैं। जंग लगने की प्रक्रिया को निम्नलिखित समीकरण द्वारा व्यक्त किया जाता है। पहला देख लो, ये Fe लोहा है, ठीक है, और लोहे जैसे आपने खुले में रखा तो इसको हमारे एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन मिल गई, उसी तरह वायु से मतलब ऑक्सीजन मिल गई, फिर जल मिल गया, ठीक है, और जैसे ही लोहे को नमी या जल प्लस ऑक्सीजन मिलती है, लोहा
क्या करता है, रिएक्शन करता है और बना देता है आयरन ऑक्साइड, या यही होती है जंग। तो जंग पहली चीज क्या होता है, जंग और कुछ नहीं आयरन ऑक्साइड होती। याद रखिएगा, क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि जंग क्या है, तो जंग और कुछ नहीं है, जंग लोहे का एक क्या है, लोहे में जब ऑक्सीजन और जल की उपस्थिति में रिएक्शन होती है तो आयरन ऑक्साइड Fe2O3 बनता है। अब नेक्स्ट पॉइंट देखिए क्या कह रहा है, ऊपर जो बताया गया अब उसी को बस पढ़ते चलना है। जंग लगने के लिए ऑक्सीजन और जल अथवा जलवाष्प दोनों की उपस्थिति अनिवार्य होती है। तो सीधी सी बात है, हम पढ़ चुके हैं ऑक्सीजन भी जरूरी है, जल भी जरूरी है। नेक्स्ट पॉइंट, तो क्वेश्चन ये आता है कि अब हम जंग लगने से रोकथाम कैसे करते हैं, जंग लगने से लोहे को कैसे बचाएं। लोहे की वस्तुओं को ऑक्सीजन अथवा जल अथवा दोनों के संपर्क में आने से बचाकर ही ऐसा किया जा सकता है। सीधी सी बात है, जब लोहा ऑक्सीजन और जल से क्रिया कर रहा है और जंग बन रही है, आयरन ऑक्साइड बन रहा है, अगर हम लोहे में ऑक्सीजन पहुंचने से रोक दें या जल पहुंचने से रोक दें तो रिएक्शन नहीं होगी और जंग नहीं लगेगी। तो अब ये कैसे संभव है, चलिए इसको समझते हैं। तो अब हम देखेंगे कैसे बचाव है। लोहे की वस्तुओं को ऑक्सीजन अथवा जल दोनों के संपर्क में आने से बचाकर ऐसा किया जा सकता है, हम पीछे देख चुके हैं। लोहे की सभी वस्तुओं पर नियमित रूप से पेंट की परत चढ़ाते रहना चाहिए, जिससे उसमें जंग लगने से रोका जा सकता है। अगर आप पेंट कर दोगे लोहे को तो लोहे को क्या होगा, पहली बात तो अगर पेंट है तो जल नहीं पहुंचेगा, साथ ही साथ ऑक्सीजन नहीं पहुंचेगी, जंग नहीं लगेगी। तो सीधा सा उपचार है कि पेंट कर दो। एक अन्य उपाय लोहे के ऊपर क्रोमियम अथवा जस्ता या जिंक जैसे किसी धातु की परत चढ़ाना है। आप लोहे पर जिंक की या क्रोमियम की परत अगर चढ़ा दो, धातु की परत चढ़ा दो, तो उससे क्या होगा, लोहे पर जंग नहीं लगेगा। याद रखिएगा, तो लोहे पर सबसे अच्छा उपकरण है कि आपको परत चढ़ानी पड़ेगी, पेंट करना पड़ेगा, क्योंकि तभी आप ऑक्सीजन की और नमी या जलवाष्प की, वाटर की सप्लाई रोक पाओगे। अब ये याद रखिएगा कि एग्जाम में पूछा जा चुका है गैल्वेनाइजेशन क्या कहलाता है। तो लोहे पर जिंक की परत चढ़ाने को गैल्वेनाइजेशन कहा जाता है, याद रखिएगा। तो गैल्वेनाइजेशन क्या है, लोहे पर हम जब जिंक या जस्ता की परत चढ़ाते हैं ताकि उसे जंग लगने से बचाया जा सके, तो उसे ही गैल्वेनाइजेशन कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट, अपने घरों में पानी की आपूर्ति के लिए उपयोग होने वाले लोहे के पाइप जिंक लेपित होते हैं, जिसमें उसमें जंग नहीं लगता है। अब इस पॉइंट को समझिए, जो आप घर में क्या होता है, लोहे के पाइप होते हैं जिसके द्वारा टंकी के माध्यम से पानी की आपूर्ति होती है। अब अगर ये मान लिया ये पाइप का एक टुकड़ा है, तो अगर इस लोहे के अंदर से पानी आ रहा है तो ऑक्सीजन भी पहुंचेगी और रिएक्शन होगी तो अंदर जंग लग जाएगा और आपको भी नुकसान करेगा। तो इसके लिए क्या करते हैं, इसके अंदर वाली परत पर, सरफेस पर जिंक की पॉलिश कर दी जाती अंदर की साइड। तो इससे क्या होता है, अंदर जंग नहीं लगती है और हमें अच्छा पानी या शुद्ध पानी मिलता है। तो याद रखिएगा, ये सब इम्पॉर्टेंट है। अब ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, इसीलिए मैंने इसे नोट में लिखवा दिया है। देखिए इसको समझिए क्या बात है कि अगर हम इसकी बात करें तो कह रहा है कि स्टेनलेस स्टील जो आप यूज़ करते हो, लोहे में कार्बन, क्रोमियम, निकिल और मैंगनीज जैसे धातुओं को मिलाकर बनाया जाता है, इसमें जंग नहीं लगती है। अब ये स्टील क्या है, स्टेनलेस स्टील क्या होती है जो हम यूज़ करते हैं, दरअसल लोहे में जब हम कार्बन, क्रोमियम, निकिल और मैंगनीज जैसे धातुओं को मिला देते हैं तो इससे क्या होता है, स्टेनलेस स्टील बनती है। और स्टील का फ़ायदा क्या है, इसमें जंग नहीं लगती। याद रखिएगा ये कि हम लोहे में क्या क्या मिलाकर स्टेनलेस स्टील बनाते हैं। ठीक है ना। अब हमें देखना है कि क्रिस्टलाइजेशन या क्रिस्टलीकरण क्या होता है। तो ये आज का हमारा लास्ट टॉपिक है कि व्हाट इज क्रिस्टलाइजेशन और क्रिस्टलीकरण। ठीक है ना। देखिए सबसे पहले आप ये जान लिए क्रिस्टल क्या होता है। आपने अपने घर में शक्कर देखी होगी, शक्कर के जो छोटे छोटे टुकड़े होते हैं क्रिस्टल होते हैं। आपने नमक देखा होगा, नमक के सूक्ष्म टुकड़े होते हैं क्रिस्टल होते हैं। तो क्रिस्टल, एक चीज़ समझ में आपको आ जाना चाहिए,
क्रिस्टल क्या है, एक प्रकार का सॉलिड फॉर्म है, तो वही सॉलिड फॉर्म क्या कहलाता है, क्रिस्टल कहलाता है। अब एकदम सामान्य एग्जाम्पल से बता रहा हूँ, अगर आपने समझ लिया तो ये जब आप पढ़ोगे तो एकदम आपको लगेगा क्या पढ़ रहे हैं, तो सब समझ चुके हैं। ठीक है, तो सबसे पहले ये बात जान लीजिए कि जब आप नमक प्राप्त करते हो तो वो नमक शुद्ध रूप में नहीं होता है। ठीक है, अशुद्ध होता, कई अशुद्धियाँ होती हैं। तो नमक को प्राप्त करके उसके बाद उन अशुद्धियों को जब दूर किया जाता है और जो क्रिस्टल प्राप्त होते हैं उसे ही कहा जाता है क्रिस्टलीकरण। तो क्रिस्टलीकरण बेसिकली क्या है, अशुद्धियों को दूर करना। शुद्ध मतलब क्रिस्टल क्या है, किसी भी पदार्थ का शुद्ध रूप ही क्रिस्टल है, और अशुद्धियों को दूर करके या अशुद्ध पदार्थ से शुद्ध सबस्टेंस या पदार्थ प्राप्त करना ही क्रिस्टलाइजेशन या क्रिस्टलीकरण है। अब देखते हैं इसे। देखिए, सबसे पहले बात होती है साधारण नमक। साधारण नमक मतलब NaCl। साधारण नमक को समुद्र तल के वाष्पन द्वारा प्राप्त किया जाता है। अगर आपको ये नहीं पता है साधारण नमक कैसे प्राप्त किया जाता है, तो आप पीछे से देखिए पूरी 6 की वीडियोस, उसमें मैंने बताया कि समुद्र के किनारे क्या होता है, गड्ढे बनाकर समुद्र का पानी उसमें भर लिया जाता है और फिर ये पानी वाष्पीकृत हो जाता है, बहुत सारे साल्ट्स मिल जाते हैं, उसमें क्या होता है, हम साधारण नमक को प्राप्त कर लेते हैं। तो हम क्या करते हैं, इसको सबसे पहले हम समुद्र जल का वाष्पन करवाते हैं गड्ढों में समुद्र के पास पानी भर के। जैसे उसमें सूर्य किरणें पड़ेंगी, जल क्या हो जाएगा, वाष्पीकरण हो जाएगा, जल उड़ जाएगा भाप बनकर या जलवाष्प बनकर, और उसके बाद हम उससे नमक प्राप्त करते हैं। अब देखिए, कह रहा है कि इस प्रकार प्राप्त होने वाला नमक, जो हम इस गड्ढे के माध्यम से जो साल्ट्स प्राप्त होते हैं उससे जब हम नमक निकालते हैं, नमक शुद्ध नहीं होता है और उसके क्रिस्टलों के आकारों का स्पष्ट रूप से नहीं देखा जा सकता है। यानी जो हम नमक इस प्रोसेस से प्राप्त कर रहे हैं वो शुद्ध नहीं होता है। ठीक है, या उसके जो क्रिस्टल के आकार जो होते हैं उनको स्पष्ट रूप से या पूर्णतया अच्छे ढंग से नहीं देखा जाता है। तथापि किसी पदार्थ के शुद्ध क्रिस्टल उसके विलयन से प्राप्त किए जा सकते हैं। कह रहा है कि किसी भी पदार्थ के शुद्ध क्रिस्टल को, यहाँ पर जो क्रिस्टल है वो अशुद्ध है, या हम कहें कि जो नमक प्राप्त हुआ है वो अशुद्ध है। अब इस अशुद्ध नमक से शुद्ध नमक प्राप्त करना ही क्या कहलाता है, क्रिस्टलीकरण कहलाती है यह प्रक्रिया। यानी सीधी सी बात है, क्रिस्टलीकरण क्या है, अशुद्ध या इम्प्योर साल्ट से या प्योर या शुद्ध नमक प्राप्त करना क्या है, क्रिस्टलीकरण क्या है, या प्रक्रिया क्या कहलाती, क्रिस्टलीकरण कहलाती। तो अशुद्ध से शुद्ध प्राप्त करना ही क्या कह रहा है, क्रिस्टलीकरण। और यह इंपॉर्टेंट याद रखना, पूछा जा सकता है क्रिस्टलीकरण जो है वो किसका उदाहरण है, तो क्रिस्टलीकरण एक प्रकार के भौतिक परिवर्तन का उदाहरण है। और इसी के साथ ही हमारा पूरा चैप्टर कंप्लीट हो गया। इसके बाद कुछ नहीं बचता है। तो ये हमने पूरा चैप्टर कंप्लीट कर लिया है। तो ये हमारा चैप्टर कंप्लीट हुआ, भौतिक एवं रासायनिक परिवर्तन। स्पेलिंग गलत लिखी हुई है, फिजिकल एंड केमिकल चेंज। तो उम्मीद है चैप्टर नंबर 6 आपको समझ में आया होगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में चैप्टर नंबर 7 के साथ। और अभी थोड़ा सा लेट हो रहा है क्योंकि कुछ यहाँ पर समस्याएं चल रही हैं जहाँ से हम लोग रिकॉर्डिंग करते हैं। तो जैसे ये सारी समस्याएं सुलझ जाएंगी तो परमानेंटली पहले की तरह वीडियो आने लगेंगी। खैर, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद। अपना और अपने परिवार का ख्याल रखिए और ऐसे आचरण करिए कि दूसरों से आपको कोई समस्या ना हो या आपके द्वारा दूसरों को किसी भी प्रकार की समस्या न पहुँचाई जाए। नमस्कार, जय हिंद।